अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 101 का चैप्टर 13 करेंगे जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको असाइनमेंट GT और टाइम टू टाइम मिलते रहें तो काइंडली से सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। Preparing a final account mean to prepare certain financial statement at the end of reporting period in end of achieve certain objective from the perspective of user group। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस कोई स्टार्ट करता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या जॉइंट स्टार्ट कंपनी हो, तो वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग कुछ बिजनेस की रिपोर्ट रखने के लिए कुछ स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से उनके मोस्ट सोल प्रोप्राइटर प्रिपेयर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एज अ फाइनल अकाउंट। जो हमारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस वो होता है जिसमें एक ही ओनर होता है। जैसे कि आपके गली मोहल्लों में जो शॉप होती हैं, ठीक है, वो एक ही ओनर होता है, तो वो प्रिपेयर करता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंपैरिजन इनकम, एंड बैलेंस शीट को आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 5 अकाउंट्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आपने माइंड में रखनी है। मोस्टली 3 या 4 MCQs आपके स्टैंडर्ड के बारे में आ सकते हैं। देयर द 5 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंपैरिजन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपने 5 स्टेटमेंट रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट। आगे हम देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंपैरिजन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। कि हम इसको इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सके। एंटिटी मतलब एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेफर टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एंटिटी ड्यूरिंग इज द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की, ठीक है, उसमें सारे आपने एसेट वगैरह लायबिलिटीज आपने सब कुछ लिखा, उसको देखकर हमें जब पता चल जाए कि क्या प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर और क्या लॉस हो रहा है, क्या हमारी कंपनी प्रॉफिट के अंदर जा रही है, क्या लॉस के अंदर जा रही है, तो वो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करती है। इसके लिए जो ऐसी स्टेटमेंट जिससे हमें देखकर पता चल जाए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, इट मींस वो इनकम स्टेटमेंट है। This is prepared with the help of ledger account balance related to the income expense appearing in the trial balance। इसको किसकी हेल्प से बनाया जाता है? लेजर की मदद से बनाया जाता है और इसकी जो नॉर्मल पीरियड होता है वो 12 मंथ होता है। उसके बाद हमारे पास है जी, रिमेंबर दिस इक्वेशन, इनकम को माइनस करेंगे एक्सपेंस के से, तो हमारे पास आपको पता है प्रॉफिट या लॉस आता है। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ एंटिटी। ये परफॉर्मेंस जानने के लिए कि हमारी जो कंपनी है वो कैसे जा रही है। ये जा रही की बात है, मतलब प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ये हमें पता चल जाएगा इस बैलेंस शीट को देखकर कि हमें साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। स्ट्रेंथ बताती है एक बिजनेस की। और इसकी इक्वेशन ये भी बनती है 12 मंथ के अंदर। रिमेंबर दिस इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन को आ जाती है, हमारे पास एसेट बैलेंस शीट बन जाती है। उसके बाद टेक्निक टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या टेक्निक है कि फाइनल अकाउंटिंग बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसका एक इनवॉइस होगी। इनवॉइस के साथ हमने क्या करना है, अकाउंटेंट को देंगे तो वो लेजर जनरल बनाएगा, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। इस तरह अकाउंटिंग साइकिल वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग trial balance from a ledger, and the technique to prepare financial statement is nothing but to trial balance very carefully identify the nature of accounting head correctly। अब उन्होंने कहा, यहाँ हमें बता रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट है, कौन सी इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, ये सारी इन्होंने यहाँ लिखा EIALO टेक्निक। ई से इक्विटी, आई से लायबिलिटी, ए से एसेट, ओ से ओनर इक्विटी, यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब उन्होंने हमें नीचे आगे एग्जांपल दी हुई है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके एग्जांपल दी हुई है, जो पेपर में ऐसे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये आपने इसकी एडजस्टमेंट में आपको सिंपल मेथड से करवाऊंगी ताकि आप आराम से कर लें। यहाँ हमें इस तरह का ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, उसमें हमने फाइंड करना है कि एसेट कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है, ओनर इक्विटी कौन सी, इनकम कौन सी, एक्सपेंस कौन से। पहला कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपको पता है एसेट है।
कैशड बैंक एसेट, सन्ड्री डेटर आपका एसेट, स्टॉक आपके पास क्या है, एक्सपेंस है। उसके बाद फर्नीचर, सारे आपने अकाउंटिंग हेड को देख लेना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एसेट वो चीज होती है जिससे हमें प्रोडक्शन की चीज होनी चाहिए। अब हमारे पास करंट एसेट भी होते हैं, फिक्स एसेट भी होते हैं, टेंजिबल भी एसेट होते हैं और इनटेंजिबल भी एसेट होते हैं। तो आपने अपने माइंड पे रखनी है। एक चीज आपको यहाँ बताती चलूं कि यहाँ आपने देखा सेल और परचेज की बात हो रही है। सेल हमारा अकाउंट होता है इनकम पे और परचेज हमारा अकाउंट होता है एक्सपेंस पे। परचेज एंड परचेजिंग रिटर्न ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। सेल एंड सेल रिटर्न हमारे पास क्या है जी, इनकम है। रेंट फॉर गो डाउन यानी कि रेंट पे कर रही हैं तो हमारा क्या एक्सपेंस है। सैलरी हम दे रहे हैं वो हमारा क्या एक्सपेंस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन हम क्रिएट कर रही हैं एक बैड डेट की, एक्स्ट्रा पैसे रखने, तो हमारी क्या हुई, वो हमारा हुआ एसेट। उसके बाद है लोन फ्रॉम लोन दिया हुआ है तो लोन हम ले, लायबिलिटीज होंगी, सन्ड्री डेटर्स, लायबिलिटीज, मोटर कार, बिल्डिंग, ये सारी आप पे आगे हमारे पास क्या है, एसेट है। डेप्रिसिएशन सिर्फ हमारे पास क्या है, एसेट है। बेसिकली डेप्रिसिएशन आपको पता है हमारे पास होता है एक्सपेंस है। यहाँ एसेट इसलिए क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, अगर ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ होता तो वो एक्सपेंस होता। ये एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे लिख रहे, इट मींस कि ये हमारी इनकम है। यहाँ आपने केयरफुली करके काम करना है क्योंकि यहाँ डेबिट और क्रेडिट से आपका टोटली कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट दे रहे हैं एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्स दे रहे हैं एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हम डेटर्स को तो वो भी हमारा एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं हमारा इनकम। ट्रेड ऑन परचेज हमारे पास एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड ये हमारे पास एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड हमारे पास आउटवर्ड एक्सपेंस। ड्राइंग वो होती है जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवा लें तो वो हमारे पास होती है ड्राइंग, ये हमारे पास ओनर एक्टिविटी पर आएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास क्या है जी, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट, बैंक चार्ज एक्सपेंस है। मोटर कार एक्सपेंस। कैपिटल हमारे पास क्या है जी, क्रेडिट है। आपने ये अपनी सामने रखनी है बुक और नीचे ये देखें पूरी उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा कर किया हुआ है। जैसे कि अगर आप लोग नया फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने पहले बीकॉम या कुछ ऐसे किया हुआ है, अकाउंटिंग पढ़ी है, तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल इजी है, लेकिन मैं आपको इजी मेथड से बताऊंगी कि इनके एडजस्टमेंट कैसे करने। पेपर में इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं आती। उसके बाद हमारे पास ये है जिन्होंने मार्क किया हुआ है, ये जहां से आपने लेफ्ट साइड पे बना हुआ राइट अगले ही पेज पे उसकी सारी इनकम वगैरह बताई हुई, तो आपने इसको इस तरह यहाँ से सॉल्व कर देना। उसके बाद हमें उन्होंने काफी चीजें बताई हुई हैं। यहाँ आपने कुछ एंट्रीज बताएंगे, इस एंट्रीज को करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता मोस्टली, क्योंकि जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है जब हम बनाते हैं तो उसमें हम एंट्रीज नहीं बनाते। यहाँ आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बनाना बताई हुई है, तो यहाँ की एंट्रीज छोड़ते हैं और यहाँ से हम एंट्रीज करते हैं। आप देखें क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्ट होता है CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, वो डेबिट होगा और किसके अगेंस्ट डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो हमारे पास 4400 आ गई। अब लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट फ्रॉम गो डाउन। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास क्या था, अब आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट हम यहाँ से आपको मैं बताती हूँ, एक दफा यहाँ से आपको पढ़ के भी बताती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या सीन चल रहा है। यहाँ से हम टोटली ऊपर से छोड़ते हैं, यहाँ सेकंड एडजस्टमेंट से करना शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रिपोर्टिंग डेट वाज 44,000। 1 मंथ रेंट फॉर गो डाउन इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने वो वैल्यू पे नहीं की, मतलब कि आउटस्टैंडिंग अभी हमने पेएबल करनी है, पे देनी है। अब आपको मैं जो चीजें बोलती हूँ वो आपने एक साइड पे कर लिख लेनी है। आउटस्टैंडिंग, एक्सपायर एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, ड्यू एक्सपेंस एंड पेएबल एक्सपेंस, ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो आपसे इस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट पूछे जा सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या एडजस्टमेंट होती है। मुझसे वर्ड लिखकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। एक्सपायर एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, ड्यू एक्सपेंस, पेएबल एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस हैं जो हमने अभी पे करने होते हैं। तो इसकी हमने एडजस्टमेंट क्या करनी होती है, इसकी एडजस्टमेंट हम देखते हैं जी। हमने क्या करनी है,
रेंट फॉर गो डाउन, यहाँ हमने कहा 1 मंथ की उन्होंने हमें दी हुई है। ऊपर हमने ट्राई बैलेंस में दिया है 55,500, यानी कि जो हमने 55,500 पे किया ट्राई बैलेंस के अंदर वो हमने 11 मंथ का पे किया। नीचे उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि 1 मंथ की हमने पे नहीं की। तो जब हम 5,500 को डिवाइड करेंगे 11 महीने पे तो हमें पता चला कि हमारा 1 मंथ का रेंट 500 था जो हमने देना है अभी 1 मंथ का रेंट। तो हमने क्या किया, रेंट फॉर गो डाउन एक्सपेंस, और किसके लिए हमने देना है रेंट पेएबल, तो हमने 500 इधर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये वही एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ ये भी लिखा हो सकता है एक्रूड सैलरी, ये भी लिख सकते हैं एक्सपायर्ड सैलरी, ये भी लिख सकते हैं ड्यू सैलरी। तो वहां ऊपर हमने ट्राई बैलेंस में दिया कि 11,000 उन्होंने दे दी है 11 मंथ का, ठीक है। और हम आगे हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ऊपर हमें ट्राई बैलेंस में बता दिया इन्होंने 11,000 मतलब दिया हुआ है। तो नीचे मैंने कहा 1 मंथ की सैलरी हम पे करना रहती है, यानी कि ट्राई बैलेंस जो हमारे पास था वो 12 महीनों का था, 12 महीनों का मोस्टली बनता है। तो 11,000 को डिवाइड 11 से किया तो हमें चल गया 1 मंथ की सैलरी 1000 होगी। सैलरी हमारा एक्सपेंस था और सैलरी पेएबल हमारे पास 1000 था। आगे मैं इसको बताऊंगी भी आपको कि फाइनल अकाउंट में कैसे कौन सी एडजस्टमेंट किधर होती है और कैसे होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% 30,000 इन्होंने बताया। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% हमने दिया, यानी कि हमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी थी क्वेश्चन के अंदर कि 30,000 हमने लोन लिया है, ठीक है, और 12% लोन पर लिया है, मतलब 30,000 लिया उसमें 12% हमें क्या इंटरेस्ट देना है। और यहाँ इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम दिया है उसमें 27,700 हमने उसको इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ जब हम 30,000 का 12% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 3600 आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लोन हमने 11 मंथ के लिए इस्तेमाल किया है। ये देखिए द लोन वाज टेकन इन 1/5/2018, यानी कि 3 से जो 3 है उससे हम क्या कहते हैं हमने ट्राई बैलेंस शो किया। तो यानी कि हम 5 से ले रहे हैं, तो यानी कि 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या बन गए 11 मंथ, यानी कि हमने 11 मंथ का इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ हमारे पास जब 12% निकाला तो 3600 आ गया, मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड 12 कर दिया तो हमारे पास 11 महीने की आगे क्या कहते हैं इंटरेस्ट आ गया, 3300 आ गया, मतलब 3300 आ गया। अब उन्होंने हमें ट्राई बैलेंस के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि 2700 हमने पे कर दिया, यानी कि हमने तो ज्यादा पे कर दिया ना, हमने ज्यादा पे कर दिया। तो हमारे पास कितना ज्यादा पे किया, हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 600 आया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास 600, इंटरेस्ट पेएबल यानी कि एडवांस में पे कर दिया तो वो 600 हमारे पास यहाँ इधर आ गए। उसके बाद इंक्रीज ऑफ प्रोविजन ऑफ बैड डेट, इंक्रीज है प्रोविजन क्लियर की है, बैड डेट हमारे पास एक्सपेंस है और प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारे पास 1500 पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हमें क्या ड्राइंग एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ड्राइंग यानी कि हमने ड्राइंग दी है इंश्योरेंस प्रीमियम में, इसकी जो एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 4000 पे टूवर्ड द प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस, कि एक प्रोपराइटर ने अपनी इंश्योरेंस दी है, क्या दी है पैसे निकलवा कर दिए हैं, लेकिन किसके बिहाफ में दी, इंश्योरेंस प्रीमियम के बिहाफ में दी, इसलिए क्रेडिट हो गया और ड्राइंग हमारे पास क्या हो गया एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से आपने साइड एंट्रीज कर लेनी है आप। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट बनता क्या है। एक बात याद रखें कि अकाउंटिंग में जो आपके परफॉर्मे होते हैं, यानी कि जो परफॉर्मा बनता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नाम, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इसके भी 1 या 2 मार्क्स होते हैं। तो काइंडली इसको भी केयरफुली कर आप लोगों ने याद रखना है। पहले है जी हमारे पास आपने नाम लिख लेना है जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पहले निकालनी होती है सेल हमारे पास जी, सेल जो अमाउंट होगी वो हम सेल लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक किस्म की हेडिंग है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स हेडिंग है। उसके अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, ट्रेड आता है, कैरिज इनवर्ड आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। सेल में से आप माइनस सेल रिटर्न करते हैं तो आपके पास नेट सेल आती है, या इसको कोई कैरिज हो तो वो भी आप रिटर्न कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिंग रिटर्न है तो उसको परचेज से लेस कर देंगे, ट्रेड कैरिज इनवर्ड इन सब को ऐड करेंगे, यहाँ तक कैरिज इनवर्ड तक ऐड करेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका हमेशा लेस होता है।
ये बात याद रखिए करें कि ओपनिंग स्टॉक चाहे वो वर्किंग प्रोसेस की हो, फिनिश गुड की हो या रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो, वो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो हमेशा ऐड होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा लेस होगा। तो आपने ऐसे कर लेना। आपके पास ग्रोस प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, जब सेल में से आप अपने सारे जो है इन परचेजिंग एक्सपेंस निकालकर, परचेजिंग एक्सपेंस निकालकर इन दोनों की अमाउंट को लेस करेंगे तो आपके 70,000 80,000 आपके पास आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। अब एक बात याद रखिएगा, जो एडजस्टमेंट नीचे दी की होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, मतलब इनकम के स्टेटमेंट के अंदर भी इफेक्ट होगा और बैलेंस शीट के अंदर भी इफेक्ट होगा। जैसे कि आपका पहला जो था कि आपने क्या करना है जी, सैलरी आपकी 1000 आउटस्टैंडिंग थी, तो आपने क्या किया कि सैलरी जो थी उसमें से 11,000 में से प्लस 1000 आपने पे किया था, वो आपने लिखा। रेंट ऑफ गो डाउन आपने 55,500 था, उसमें 500 रेंट और पे किया तो आपका 6,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट में 27,000 आपने पे 33,000 वो कह रहे हैं कि आपने पे किया, और आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया था 600, तो आपने ट्राई बैलेंस में 2700 लिखा हुआ था, इसलिए 27 के साथ 600 भी ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो आपको 3300 आ जाएगा। अब उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर को आपने डिस्काउंट दिया, वो भी आपने इस साइड पे लिखा होता है। एक ट्राई बैलेंस पे गिवन थी और एक एक्स्ट्रा आपने डिस्काउंट दिया, वो सारी आपने चीजें लिख लेनी। सारे नीचे एक्सपेंस लिखकर उनको आपस में जो ग्रोस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अदर इनकम अगर आपको रिसीव हुई है तो वो आप ऐड कर ले, अगर नहीं रिसीव हुई तो आपका सिंपली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का भी परफॉर्मा है ये, इसमें आपने क्या करना है, पहले इस तरह ही आपने नाम, कंपनी का नाम वगैरह लिख लेना है। एक साइड पे एसेट आएंगे, एक के साइड पे करंट एसेट आएंगे, एक इक्विटी आएगी, सारी चीजें आएंगी। अच्छा, अगर आपके जो आउटस्टैंडिंग है, कोई भी आउटस्टैंडिंग है, वो आपने क्या करना है, वो एसेट वाली साइड पे आपने उसको प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग यानी कि आपकी सैलरी है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आप लिखकर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई आपकी क्या है प्रीपेड एक्सपेंस है, तो वो आपके जो होंगे वो एसेट की साइड पर आएंगे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग होंगे वो आपकी लायबिलिटी साइड में आएंगे और जो आपके प्रीपेड एक्सपेंस होंगे वो आपके क्या आएंगे, देखिए आपने पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के आपने पे करने, सॉरी मैंने आगे आपको बताया कि वो आपने ऐड करने हैं, लेकिन आपने यहाँ पे करने। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने पे करने, वो आपकी लायबिलिटी थी जो आपने खत्म की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके हमेशा क्या हो जाएंगे, आपकी लायबिलिटी वाली साइड पे ऐड हो जाएंगे। और यहाँ अगर आपके पास आ जाता है कि आपने प्रीपेड कर दिए, मतलब पहले एडवांस में पे कर दिए हैं, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके एक्सपेंस जो होते हैं वो लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंश्योरेंस 5,000 है और वो कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस आपकी 1000 है, तो आपने ये करने हैं उस इंश्योरेंस के 5,000 में से लेस कर 4,000 लिखने आपने इनकम स्टेटमेंट में, और उसके बाद एसेट वाली साइड पे आपने प्रीपेड इंश्योरेंस देकर एसेट वाली साइड पर लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, एक आपके पास एग्जांपल भी है कि देखें प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ हमने 300 लिखा और वहां से हमने लेस किए थे, आपको याद होगा 3300 में से माइनस किए थे 28 कुछ ऐसी अमाउंट थी, उसमें माइनस किया था, हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस क्या आ गई 300 आ गई। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस एंड रिसीवेबल एक्सपेंस, इनका ट्रीटमेंट हमारे पास सेम होता है। और आपके पास आ जाती है कि डेप्रिसिएशन हो गई किसी भी एसेट की। फॉर एग्जांपल कहते हैं बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो गई 10%, 4,000 की बिल्डिंग थी उसमें 10% उसकी होगी डेप्रिसिएशन। जब आपने 4,000 को मल्टीप्लाई किया 10% निकाला तो आपके पास 400 आते हैं। तो आपने उसको क्या करना है, आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस वाली साइड पे आपने लिखना है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 10,400, और उसके बाद आपने एसेट वाली साइड पे आपने एसेट पे जहाँ लिखा होगा बिल्डिंग, जैसे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने हमें बिल्डिंग को रिज्यूम कर लेते हैं 2800, तो हम इसकी जो होगी क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन, उसको लेस करके फिर ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 28,000 की 500 डेप्रिसिएशन है, तो हम 28,000 लिख कर नीचे -500 कर उधर यहाँ लिखेंगे 28,000। इस तरह हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकती है। अब बात आती है कौन सी एंट्रीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर्स में आती हैं। एक तो आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री अच्छी तरीके से आनी चाहिए, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की एंट्री आनी चाहिए, और
आनी चाहिए आप लोगों को। और एक बात याद रखिएगा कि हर एडजस्टमेंट 2 फैक्ट लाजमी डालती है, ठीक है। जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो और आपकी बैलेंस शीट का आंसर सेम आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी एडजस्टमेंट मेथड ठीक हुआ है। और अगर सेम नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि आपने कोई ऐसा किया हुआ है कि जो आपकी एडजस्टमेंट नहीं सी है, कोई मिस्टेक की हुई है, तो आप इतने चेक कर लेनी है। और इस चैप्टर के कुछ खास इतना नहीं है, बस यही चीजें थी। तो अगर आपको चैप्टर समझ आए तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक सवाल खुद से बनाकर उसको सॉल्व करके बता दूंगी कि किस तरह इसकी एडजस्टमेंट होती है, ताकि फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।